तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपको जब आप रिसर्च करने 3 या 2 बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया तो मेरा केवल नेट हुआ, दोबारा एग्जाम दिया तो मेरा केवल नेट हुआ। दोनों बार पहले मैंने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद चीज़ों को देखना है। देखिए, अगर आप अपने पढ़ाई से सेक्रीफाइस करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर जरूर आएगा। और अगर आप नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। मैं मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन IIT JEM टॉपर्स का इंटरव्यू कर रहा था। आज पहली बार JRF टॉपर का इंटरव्यू कर रहा, साथ में भैया को फेलोशिप भी मिल रही है। मैं कुछ अपने से बोलूं, सीधे भैया से बातचीत करते हैं। भैया अपने बारे में आप इंट्रोड्यूस कीजिए, कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC नेट में मैंने 2020 में मैंने JRF एग्जाम क्वालिफाई किया है और 2019 में भी मेरा JRF क्वालिफाइड है और मेरा UG और PG बनारस यूनिवर्सिटी से रहा है। और आज मैं अक्षय भाई के चैनल पे रियलिस्टिक ज्ञान पे आप लोग को JRF के बारे में और UGC नेट के बारे में और DU यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बारे में बताने आया हूँ। अरे बिल्कुल भैया, मैंने आपकी लिंक्डइन वाली प्रोफाइल देख रखी थी भैया। दो बार JRF मेंशन है वहाँ पे, फिर आप DU का एग्जाम फोड़ रखे हैं, PhD वाली। मतलब सॉफ्ट पूरी तरीके से मैं था कि मतलब दो बार JRF फिर DU का भी एंट्रेंस एग्जाम दे रखे हैं, वहाँ भी निकाल रहे हैं। क्या AR2 है आपकी? JRF पे आपकी बार AR10 है। तो मजाक वाली बात नहीं भैया, मतलब कतई नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ आपने कर रखी है। तो मतलब क्या लगता है कि यार इजीली मेरे से हो गया कि चीज़ें अचीव करनी टफ थी? देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी रिजल्ट होता है वो पहले देखने में इजी लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई मान लीजिए कोई भी गोल आप सेट किए हुए हैं, आपको लगेगा कि यार इतना टफ है, हम उसको कैसे अचीव कर पाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें कंटिन्यूटी के साथ लगे रहते हैं तो वो फिर धीरे धीरे कभी ना कभी आपको अचीव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने रियली एफर्ट बहुत दिया हुआ है। हाँ, 2018 से मैं इस प्रिपरेशन में लगा हुआ था और 2020 में मुझे सक्सेस मिला। अच्छा भैया, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जैसे कि जो DU वाला एंट्रेंस एग्जाम है PhD के लिए, वो टोटली अलग है और नेट अपना अलग है। इन दोनों से टफ कौन सा है? अगर हम देखिए, दोनों लेवल, दोनों एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, दोनों एग्जाम के ऑडियंस अलग है। जैसे हम बात करें सबसे पहले UGC नेट एग्जाम का या JRF एग्जाम का, तो उसमें नॉर्मली होता क्या है कि उसमें पूरे ऑल इंडिया लेवल के लोग आते हैं और आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से वो अप्लाई करेंगे। जैसे मेरा रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कॉमर्स था, तो उसमें कॉमर्स में ऑल इंडिया के लोग पूरे अप्लाई करते हैं। और उसमें दो चीज होता है, आपका रैंक टॉप 6% में है तो आपको नेट का डिग्री मिलेगा, और आपका टॉप 1% में है तो आपको JRF का डिग्री मिलेगा। दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर आपका JRF हो जाता है तो आपको UGC के थ्रू आपको फेलोशिप मिलेगा, और अगर आपका नेट निकलता है तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप देती है, मोस्टली यूनिवर्सिटी नहीं देती हैं। और जो DU एंट्रेंस है वो तो PhD के लिए आपका एग्जाम होता है, उसमें एडमिशन पाने के लिए हर यूनिवर्सिटी अपना अपना करवाती है। और जो जहाँ तक DU का बात है, DU का अपना एक सिलेबस है और वहाँ की ऑडियंस जो थोड़ा नैरो है, क्योंकि वहाँ पर केवल PhD के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो नेट का एग्जाम है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हैं। जैसे वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनके पास PhD का डिग्री है लेकिन नेट नहीं है, तो वो तब भी वो अप्लाई करते हैं। उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनका उम्र 40 ईयर प्लस में होता है। अच्छा, एक चीज जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आपने बोला कि रियली टफ थी चीज़ें मुझे करनी, और बिल्कुल अलग चीज़ है, और नैरो ऑडियंस है अपने DU के लिए एंड एक ब्रॉड ऑडियंस है नेट के लिए। तो क्या आपको लगा था कि मैं AIR2 लेके आ पाऊंगा DU वाले में एंड नेट यानी कि JRF वाले में AIR10 आ पाएगा? जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे, मतलब अंदर से फील आ रही थी कि मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, ये पॉसिबल है? क्योंकि लगता ही नहीं कि मैं ये चीज़ कर लूँगा। कई सारे बच्चे मतलब जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो भी मेरी ऑडियंस है, मुझे बोल रहे थे कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो क्या ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर था कि मैं ये रैंक ला पाऊंगा? पॉसिबल है? देखिए, जैसे सबका प्रिपरेशन करने का अपना अलग शेड्यूल होता है, तो लेकिन जहाँ तक मेरा बात है तो मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान देता था। देखिए, रैंक अगर कोई ये सोचे कि मुझे इस एग्जाम में 10th रैंक लाना है या 2 रैंक लाना है, तो आप अपने ऊपर बिलीव कर सकते हैं ना। आप सामने वाले, हो सकता है सामने वाला जो एग्जाम में आ रहा है वो आपसे और ज़्यादा तेज हो, तो रैंक बताना कि या पहले सोच लेना कि मैं इतना रैंक लाऊंगा, मेरे हिसाब से ये सही नहीं होता है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान दीजिए। जहाँ तक मेरा बात है तो मैंने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया, और मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया तो मेरा केवल नेट हुआ, दोबारा एग्जाम दिया तो मेरा केवल नेट हुआ। दोनों बार देने के बाद मैंने अपने फिर वीक पॉइंट पे मैंने अपने कोशिश किया। मैंने ये देखा कि वो कौन सा वीक पॉइंट है जिसका मेरा JRF नहीं हो पा रहा है,
तो लगातार मैंने, और फिर जब तीसरा जब एग्जाम दिया तो मेरा फिर जीआरएफ आया। लेकिन जब वो जो जीआरएफ जो मेरा निकला तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें रैंक उतना कोई अच्छा है नहीं, तो मैंने फिर से जब एग्जाम दिया तो फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 आया। अभी जैसे आपने बोला कि मैंने अपने वीक पॉइंट पे काम करा, तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता ये है कि क्या वीक पॉइंट आपने फाइंड आउट करा था कि ये वाला मेरा वीक पॉइंट, इस पे काम करना चाहिए? और एक चीज साथ में मैं ये पूछूंगा आपसे एड ऑन में, 3 या 2 बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, या फिर जो आपको लगा कि मैं ये वाले मिस्टेक्स कमिट कर रहा था, दैट्स व्हाई मैं जो रैंक मैं ला सकता था अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच कर सकता था, उस पर रीच नहीं कर पाया, क्या वो बिगेस्ट रीजन आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरा बात है तो सबका स्ट्रेंथ और सबका वीकनेस अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं तो उनका न्यूमेरिकल अच्छा होता है, कुछ लोग होते हैं उनका थ्योरी अच्छा होता है। तो अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर रहता है वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स से हो, मैनेजमेंट से, सबके लिए सेम होता है। और जो दूसरा होता है वो आपका सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव होता है। जैसे मेरा कॉमर्स था, तो जो मैं जब फर्स्ट पेपर देता था तो मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, तो मैंने उसका क्वेश्चन हर बार सॉल्व कर लेता था। लेकिन जो पीपल एनवायरनमेंट है वो मेरा थोड़ा सा वीक था, तो उसमें से मेरे 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 ही क्वेश्चन सही हो पाए। नेट के लेवल के लिए तो ठीक था, लेकिन जीआरएफ के लेवल के हिसाब से उसमें कमी था। तो मैंने जब एक बार एग्जाम दिया, दूसरी बार एग्जाम दिया, और हाँ, एग्जाम देने के बाद आप जरूर आकर अपने क्वेश्चन पेपर को देखें कि आप उस क्वेश्चन पेपर में कितना आप सही किए और कितना गलत दिए। ये बहुत जरूरी होता है। कितने बोलते हैं कि सोचते हैं कि केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं तो वहां से मेरा काम हो जाएगा। नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत इसी जगह पे है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको उठाइए और जेन्युइन देखिए कि उसमें से आप वो कितने क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट थे, कितने क्वेश्चन पे आपने तुक्का लगाया, या कितने क्वेश्चन पे आप 70 to 80% आप क्लियर थे कॉन्सेप्ट में। तो आप उसको देख के आप कैटेगराइज कीजिए, और उस पार्ट में जिसमें आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही किए हुए हैं तो आपका अच्छा पार्ट हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा। और जिसमें आप लगातार खराब करते हैं वो आपका वीक पॉइंट हो जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम में आपको अगर रैंक लाना है तो आपको अपने वीक पॉइंट पे ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपका है, क्योंकि 2 बार 3 बार आप उसमें अच्छा कर रहे हैं। तो अपने वीक पॉइंट पे सबसे पहले आप उस पर क्या कीजिए, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे देखिए, मेरा पीपल एनवायरनमेंट था, तो पीपल एनवायरनमेंट के लिए जब मैंने देखा कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मेरा उतना अच्छा हो नहीं पा रहा, 5 में से 1 या 2 ही क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने यूपीएससी के नोट्स को अप्लाई किया नेट के एग्जाम में। हालांकि थोड़ा सा एरिया ब्रॉड हो गया, लेकिन उसने मुझे उसमें हेल्प की। और दूसरी बात है कि 3 मिस्टेक्स का, या तो फिर वो 3 साल का कौन सा पॉइंट है जो जनरली लोग लैग कर देते हैं, तो उसमें मैं सबसे पहला पॉइंट बताना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम आप देख रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो आपके लिए एज अ ब्लड काम करता है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, अगर मैं यूजीसी नेट के एग्जाम की बात करूं तो उसमें प्रीवियस ईयर का पैटर्न आपको बहुत फॉलो करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 10 ईयर के यूजीसी नेट के पेपर को उठाकर अगर आप उसका रिवीजन करते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो 20 to 30% क्वेश्चन आपको तो सेम तरीके का देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन सेम नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम टॉपिक से पूछेगा, जो कि आपका बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप एमसीक्यू पर भी लगाएं। क्योंकि देखिए, नॉर्मली जाके एग्जाम में आपको एमसीक्यू ही आएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट, वहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग प्लस आपका एमसीक्यू, अगर आपका दोनों अच्छा होगा तब जाके आप वहाँ पर अच्छा कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप नॉर्मली यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आप कहीं पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं या जीआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी आपका पीएचडी में एडमिशन में बहुत दिक्कत हो जाएगा। मतलब जो आप बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर, ये तो हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपने 20 to 30% बताया कि क्वेश्चन पैटर्न रिपीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएंगे। आपने एक चीज और भी मेंशन करी कि आप यदि कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रख रहे हैं, केवल एमसीक्यू पे फोकस कर रहे हैं, एग्जाम में बढ़िया कर ले रहे हैं, तो एक दिक्कत ये आएगी कि जब आप इंटरव्यू देंगे पीएचडी परस्यू करने के लिए, उसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया जाएगा। फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आती तो वहां पे इशू कर जाएगा। मींस आपको कॉन्सेप्ट भी फोकस करना है एंड साथ ही साथ में आपको एमसीक्यू अप्रोच भी आना चाहिए कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चन को टैकल करने हैं। ओके, आपने जैसे कि मेंशन करा कि प्रीवियस ईयर पेपर आर रियली इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने साल के पेपर यदि हम कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एनफ होएगा? और जैसे हम पेपर की बात करते हैं तो साथ में एक और टर्म जुड़ता है, मॉक टेस्ट। क्या आपने मॉक टेस्ट दिए थे, या फिर मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए? ये तो सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, बट हमको कितने ईयर्स के अटेम्प्ट करने चाहिए और किस तरीके से देने चाहिए मॉक टेस्ट? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात करें तो अगर यूजीसी नेट, स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें तो अगर आपके पास 5 ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर है तो इनफ है, आप पैटर्न को समझ जाएंगे। देखिए, आप एग्जाम क्लियर करने के लिए पैटर्न आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप
पैटर्न देखेंगे तो नॉर्मली देखिए आपका सिलेबस है, सिलेबस में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 20 पॉइंट है, तो जब आप एग्जाम पेपर को आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें से 8-9 टॉपिक ऐसा है जो रेगुलर जिसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एक आध टॉपिक ऐसा है जिसमें कभी कदार क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो 8-9 टॉपिक है उस पर आपको स्पेशल एम्फेसिस देने का जरूरत है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, जहां तक बात है मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपका एक तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है उसको आपको जज करेगा। आप अच्छे से पूरा चैप्टर को पढ़ लिए, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट उसका लगा लिए, तो आपको मालूम चलेगा कि इस चैप्टर में इस पॉइंट में मेरा लैकनेस हुआ है और इस पॉइंट में मेरा कम परसेंट आ रहा है, तो आपको उसी पॉइंट को इंप्रूव करने का जरूरत है। तो अगर आप एग्जाम अच्छे से निकालने आते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, और उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वो सबसे बेनिफिशियल आपके लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें, फिर प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें, फिर मॉक टेस्ट दे लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को आप देख रहे हैं तो पैटर्न पता चला किस तरीके से पूछी गई है, लेकिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपने आप को रियल में एनालाइज कर पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं एक चीज मैं और आपसे पूछता हूँ कि लाइक कि आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी थी क्या, चाहे ऑफलाइन में, चाहे आप कोचिंग का नाम नहीं रिवील करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, और मैं कई बार को कोचिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ कि इस कोचिंग को आप ज्वाइन करें, बस ये कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी क्या, और वो कितना बेनिफिशियल था उस कोचिंग को आपको ज्वाइन करना, एक जो होता है ना कि फोकस हमें दे देना, एक स्ट्रेटेजी वाली चीजें दे देना, हमें स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर देना, कितना बेनिफिशियल था, और somebody जो कोचिंग लेना चाह रहा है चाहे ऑफलाइन मार्केट में चाहे ऑनलाइन मार्केट में, किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कोचिंग को चूज करते टाइम पे। देखिए जहाँ तक बात है कोचिंग का, तो मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग मैंने लिया हुआ था, और अगर मैं कोचिंग का अपने प्रिपरेशन में हेल्प की बात करूँ तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम अपना जब प्रिपरेशन करा था तो मैंने कोचिंग नहीं लिया हुआ था, मैंने बहुत मेहनत किया मैंने, लेकिन मेरा केवल नेट ही क्लियर पाया। मैं सेकंड टाइम मैं फिर से अपने से सेल्फ प्रिपरेशन करके वो मैंने तैयारी की, फिर मेरा नेट हुआ, तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल लेवल पर जो प्रिपरेशन का पॉइंट था वहां तक तो मैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका, लेकिन जो उसके आगे का पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मेरे में एक्सपर्टीज की कमी है, तो इसके कारण मैं कोचिंग ज्वाइन किया, और कोचिंग ज्वाइन करने का मुझे बहुत फायदा हुआ। और जो ऑनलाइन जो टीचर थे जो मुझको गाइड कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, और वो मतलब उन्होंने बताया कि इस पॉइंट को अगर आप पढ़ के चलते हैं या आप ऐसे प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा, या तो फिर आपका ज़्यादा एग्जाम में आपको अच्छा होगा। और दूसरी बात, वो जो पढ़ाते थे वो पढ़ाते आपका एमसीक्यू सॉल्व करवाते थे, आपका मॉक टेस्ट लेते थे, जिसके कारण एक होता है ना कि अगर आप ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं उसके बाद फिर आपका मन नहीं करता कि यार मॉक टेस्ट भी देना है, तो थोड़ा सा रहने देते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ा रहे हैं फिर साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपका वो रिविजन भी हो जा रहा है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो तीनों कॉम्बिनेशन उनके जो हमको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे उनके कॉम्बिनेशन में था, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया। और जब मैं पीएचडी में मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसमें केवल पीएचडी का 50 सीट था, और जो लोग पूरे अप्लाई किए थे वो थे 1027। आपको हो सकता है शायद ये नंबर ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि 50 सीट है, 1027 लोग अप्लाई किए हैं, वो ठीक ही है, एक अमाउंट ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं उस जो 1027 लोग अप्लाई किए थे वो एकदम वेल एजुकेटेड थे, उसमें से मैं मानता हूं कि 100 से 200 लोग ऐसे थे एकदम एक्सेप्शनली गुड। अब आप समझ रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से जो पीजी किए हुए हैं तो उनका कितना अच्छा बैकग्राउंड रहता है, तो अगर आप उस इंटरव्यू को क्लियर करना है, और जो आप अगर आप डीयू की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू बहुत टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे हुए एक्सपर्ट है जो आपसे क्वेश्चन करते हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो उसको जवाब देने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं एक बात आपको यहाँ पे और करना चाहता हूँ, जो सामने वाला इंटरव्यूअर है वो 10 साल 15 साल से यही काम कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, अगर आप उसको सोचेंगे कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप बात को इधर उधर घुमा के उसको आंसरिंग करने का क्वेश्चन करेंगे, वो 1 मिनट में पकड़ लेगा, क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है। तो आपका जब से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हालांकि आप हो सकता है नेट एग्जाम क्वालिफाई कर ले, हो सकता है जीआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर ले, लेकिन आपका इंटरव्यू में मामला रह जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा पकड़ नहीं है तो। मतलब जो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर वाली चीजें थी, साथ में प्रैक्टिस वाली चीजें, खाली या फिर रिवीजन वाली, ये कोचिंग ने आपको बहुत बेनिफिट कर दिया, कोचिंग में बढ़िया डायरेक्शन आपको मिल गया कोचिंग से। अब मैं एक चीज मैं पूछता हूँ, जैसे आपने 2018 से प्रिपरेशन करी, 2 बार आप नेट क्वालिफाइड हुए और जेआरएफ उसके बाद क्वालिफाई कर पाए, एक बार रैंक अच्छी नहीं है, आपके बाद AR10 आ गई। अब बात ये कि समबडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी अभी हमें देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, यदि जेआरएफ भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत डेडिकेशन फुल एक बढ़िया स्ट्रेटजी उनको मिल रखी है, पूरा मटेरियल जो भी मिला है मटेरियल ले रखे हैं,
मे भी उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या टेस्ट या फिर कोई मटेरियल ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, तो कितने मंथ एनफ होंगे और डेली बेसिस पे उनको कितना टाइम पुट करना चाहिए, कितना एफर्ट देना चाहिए सो दैट वो अच्छा कर पाए जेआरएफ के अंदर। देखिए, जहाँ तक जेआरएफ एग्जाम का बात है तो उसमें ये बात अच्छा होता है कि जो आपका यूजी का जो सिलेबस होता है, आप उसी से आप जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, मतलब जो आपका यूजी और पीजी का सिलेबस होता है उसी से रिलेटेड आप एग्जाम देते हैं नेट के एग्जाम में। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं लगभग हर बच्चों का क्लियर होता है। अब ये डिपेंड करता है, जो जहाँ तक पूछ रहे हैं हमसे कि टाइम ड्यूरेशन कितना चाहिए, तो देखिए टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल स्टूडेंट पे, लेकिन मैं फिर भी एक एवरेज बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने यूजी में बहुत अच्छे से पढ़ाई की और पीजी में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, तो 6 मंथ आपके लिए यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफी होगा। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे देते हैं और 6 मंथ तक आप प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपके लिए काफी बेटर है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने यूजी पीजी ऐसे ही पास कर लिया हुआ है, उतना आप एग्जाम के समय पास आउट करके पास होने वाले बच्चे में से हैं, तो आपके लिए अप्रोक्स 1 ईयर लग जाएगा। 1 ईयर में आपको देखिए, क्योंकि उसमें क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो सब्जेक्ट को आप कभी नहीं पढ़े हो, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट, आपका सम एक्सटेंट पॉलिटी भी उसमें आता है, और आपका वो इंडियन पॉलिटी भी उसमें थोड़ा बहुत वो पूछ लेगा। और फिर जो सेकंड पेपर में आपका उसमें फिर 10 यूनिट होता है, तो वो उसकी बात है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 6 मंथ आपको एग्जाम करेक्ट करने के लिए काफ़ी है, और उसमें आप 3 से 4 घंटा अगर आप अच्छे से रोज देते हैं, संडे को आप उसको बढ़ा के 4 से 5 घंटा कर लें, तो 6 मंथ आपके लिए बहुत बहुत काफ़ी, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वही आपको 1 या 1.5 साल इसमें क्वालिफाई करने के लिए लग जाएगा। अब जैसे आपने एक चीज बोला तो माइंड में मेरे क्रॉस क्वेश्चन टाइप का बन रहा है। क्रॉस क्वेश्चन ये बन रहा है कि लाइक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यूजीसी नेट के लिए, सपोज जेआरएफ के लिए, और कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मैं कोई भी प्रिपेयर कर रहा हूँ लाइफ में, जैसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कि लाइक कभी चाचा की लड़की का शादी पड़ गया या कुछ ऐसा सा सिनेरियो हो गया, या फिर हम ही बीमार पड़ गए, तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रख पाते। तो क्या आपके साथ में भी कोई डिफिकल्टी हुई थी कंटिन्यूटी मेंटेन करने में, या फिर 1-2 दिन की गैप जाती तो अपने एग्जाम को कितना अफेक्ट कर रहा होता है? और बात करिए तो कंटिन्यूटी को हम किस तरीके से मेंटेन कर रहे होंगे, मतलब क्या चीजें होती हैं जो डिस्टर्ब कर रही होती हैं, क्या आपको भी डिस्टर्ब की थी, और किस तरीके से आपने कंटिन्यूटी मेंटेन करा था? देखिए, जहाँ तक बात है कंटिन्यूटी का, तो कोई भी एग्जाम हो, नेट जेआरएफ एग्जाम हो, यूपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, कंटिन्यूटी तो हर एग्जाम में आपको जरूरी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि मैं एक दिन 7-8 घंटा पढ़ लूँ, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर आपका 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो फिर वो आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कत आपको हो जाएगा। कंटिन्यूटी तो हर एग्जाम का एक, आप कह सकते हैं, एक एसेंस की तरह है। तो अगर जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने अपना फेसबुक पूरी तरीके से बंद कर दिया था। बाकी जो सोशल मीडिया है मैं उसको एकदम चलाता ही नहीं था। मेरा ये था कि पहले मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें तो आपकी रहेंगी। और जहाँ तक बात है कि वो सोशल थिंग को अटेंड करने जैसे शादी वगैरह हो गया, घूमना फिरना हो गया, तो ये सब मैं एकदम बंद कर दिया होता है, क्योंकि मुझ में ये था कि पहले मैंने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद चीज़ों को देखना है। देखिए, अगर आप अपने पढ़ाई से सेक्रीफाइस करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर जरूर आएगा। और अगर आप अपने पढ़ाई पर टाइम देते हैं और अपने सोशल थिंग को सेक्रीफाइस करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर जरूर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 6-7 महीना आप अपने वो सोशल मीडिया अकाउंट को, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सबको आप बंद कर सकते हैं और अपना फुल फोकस अपने पढ़ाई पर दे सकते हैं। देखिए, मैं ये बात आपसे इसलिए वो बोल सकता हूँ क्योंकि मैं यूपीपीसी एग्जाम में मैंने मेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 मिनट तो चलाऊंगा, लेकिन आप कभी इस बात में जब चलाते टाइम आप टाइम को ध्यान दीजिएगा, तो देखिए होता क्या है कि आप नॉर्मली 5 मिनट के लिए मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ेंगे, लेकिन वो कैसे आधे घंटे में बीत जाता है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और धीरे धीरे करके चलो 5 मिनट फेसबुक चला लेते हैं तो 5 मिनट से वो 20 मिनट हो जाता है, चलो 5 मिनट व्हाट्सएप चला लेते हैं तो वो 5 मिनट से 20 मिनट। और अगर आप ऐसे एक दिन में बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो तकरीबन आपका 1 से 1.5 घंटा सोशल मीडिया पे आपका वेस्ट हो जाता है। तो वही आपका एग्जाम के समय आज ये आपके लिए आपके निगेटिव पॉइंट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एग्जाम के समय 6-7 महीना अगर आप फेसबुक को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर देते हैं, फुल फोकस अपने पढ़ाई पर रखते हैं, तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिशियल आपके लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बोला ना कि 5 मिनट से 20 मिनट में करो, कई बार तो घंटों में चले जाते हैं, तो ये वाला तो नेगेटिव पॉइंट तो है। और एक चीज ना, जैसे कि ऐसे बहुत इजी काम नहीं है क्योंकि हम उसके एडिक्टेड हो चुके हैं, छोड़ना इजी काम नहीं है। हमको किसी भी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि अपने माइंड को मनाना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हम अपने लिए मोटिवेशन ले सकते हैं कि लाइक हम बोल सकते हैं जेआरएफ इक्वल टू यार मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, बट हमें छोड़ना पड़ेगा कुछ भी करके, जिस तरीके से आपने छोड़ा। मतलब
डीएक्टिवेट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसको कट डाउन करो, ये वाली चीज़। अभी जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछता हूँ कि स्टाइपेंड वाली हम बात करते हैं कि लाइक नेट क्वालिफाई करने पे भी स्टाइपेंड मिलती है, या फिर केवल जेआरएफ करने पे स्टाइपेंड मिलती है, या फिर दोनों ही क्वालिफाई कर लेते तब भी स्टाइपेंड मिलती है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यदि हम नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर ले, हम पीएचडी करने लग रहे हैं, तो एक सेफ जोन में चले जा रहे हैं, हमें कुछ अमाउंट पर मंथ में आ रही है। लाइक हर एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि अब मुझे घर से सपोर्ट नहीं लेना है, अब मुझे इंडिपेंडेंट होकर पढ़ना है। तो आपको जेआरएफ वाले पोजीशन पे जाके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर नेट क्वालिफाई करने से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? देखिए, जहाँ तक स्टाइपेंड का बात है तो मैं इस बात को क्लियर करने चाहता हूँ कि जो स्टाइपेंड है वो केवल और केवल आपको जेआरएफ में मिलता है, नेट में आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी है जो नेट पर स्टाइपेंड देती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटी आपको नेट पर कोई भी स्टाइपेंड नहीं देंगी, वो जीरो स्टाइपेंड देंगी। कुछ यूनिवर्सिटी आपको नेट के बेसिस पे 12,000 तक आपको फेलोशिप अमाउंट देती है। जैसे एग्जांपल लाइक बेचू से अगर आप रिसर्च करते हैं और आपका केवल नेट है तो भी आपको 12,000 रुपये तक आपको स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी आपका ऐसा है जो आपको नेट के बेसिस पे जेआरएफ के एकदम इक्वल आपको स्टाइपेंड देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, आईआईटी हो गया। आप किसी भी आईआईटी से करते हैं, अगर आपका नेट है तो आपको एकदम जेआरएफ के इक्वल आपको फेलोशिप का अमाउंट मिलेगा। और दूसरा बात ध्यान रखें आपका जेआरएफ का, तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप रिसर्च करते हैं तो आपको जो जेआरएफ का अमाउंट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी का रैंक कितना भी खराब हो। आपको जेआरएफ का जो अमाउंट है 31,000 वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जेआरएफ वाली जो 31,000 अमाउंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कोई और प्रोवाइड करती है? देखिए, जो पहली बार जो जेआरएफ का अमाउंट है वो 31,000 आपको कैश का मिलता है, और उसमें फिर एचआरए का होता है। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते तो जो एचआरए का पैसा है वो आपको एडिशनल मिलेगा। वो आपका सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अगर आप टियर 1 सिटी में रहते तो आपको तकरीबन 7,500 रुपये तक मिलेगा, टियर 2 सिटी में रहते तो 5,000 रुपये का, और टियर 3 सिटी में रहते तो 3,000 रुपये तक का तकरीबन मिलेगा। और जो ये आपको ग्रांट है वो आपको यूजीसी प्रोवाइड करता है, और जो यूजीसी है वो आपको का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम करता है। मतलब ये वाली बात जो भैया ने क्लियर करी कि आप यदि जेआरएफ है तो आपको स्टाइपेंड मिल रही होगी 31,000, एंड यदि आप नेट ही केवल क्वालिफाई है फिर भी आपको स्टाइपेंड चाहिए तो आप या तो आईआईटी में है या फिर कोई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्टेड में लाइक बीएचयू और डीयू में, वहां पे मिल रही होगी। तो हम इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, भैया ने इतना टाइम दे इतनी सारी चीजें आपको बताई। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो भैया आप क्या बोलना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? जो भी लोग देख रहे हैं, क्या एक्शन उनको लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो को जो बना रहे हैं अच्छे उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब मैं यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं ऐसी वीडियो को यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कोई मुझे ऐसा मिले कि इंटरव्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया वो मुझे बहुत अच्छे से बताए। लेकिन मुझे ऐसा कोई वीडियो मिला नहीं जिसमें कोई एक व्यक्ति या और पूरा बताया कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूरा पूछा गया था इंटरव्यू के लिए। ये इतना अच्छा काम करे। आप इनके प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको आईआईटी, जेईई, बाकी की टॉपर के आपको इंटरव्यू मिलेंगे, और ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा जो इस एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे भैया बता रहे हैं कि आप जाओगे तो आपको नीट के भी टॉपर के इंटरव्यू चैनल पे मिल जाएंगे, आईटी जैम के टॉपर के इंटरव्यू मिल जाएंगे। अभी तो जेआरएफ वाली सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़े टाइम में बीएचयू वाली भी सीरीज आ जाएगी। तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो लाइक करना तो बनता है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। एग्जाम फोड़ के आना है।